हेलो ट्रेनीज, मैं नितेश कुमार सिंह, प्रवक्ता रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर, DED SEHI सेमेस्टर सेकेंड, थियरी पेपर नंबर 8, जो कि आपका फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग है, जिसका कि हिंदी में शाब्दिक अर्थ है वाणी की मौलिकता या वाणी के मूलभूत तत्व और वाणी शिक्षण। तो ट्रेनीज, इस पेपर में कुल 5 यूनिट हैं, जिसमें हम लोग पहले यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं। और पहले यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्पीच एंड स्पीच प्रोडक्शन, जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ है वाणी का परिचय और वाणी का उत्पादन। तो इस यूनिट के तहत हम लोगों ने सब यूनिट 1.1, जो कि डिफिनीशन ऑफ स्पीच, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल स्पीच और फंक्शन ऑफ स्पीच का अध्ययन पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। और इसी यूनिट के अंतर्गत सब यूनिट 1.2 का अध्ययन, जो कि पैरामीटर्स ऑफ स्पीच है, इसका भी अध्ययन हम लोग पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। और आज हम लोग सब यूनिट 1.3, जिसका कि नाम है मैकेनिज्म ऑफ स्पीच प्रोडक्शन, तो इस यूनिट का नाम है वाणी उत्पादन के तंत्र या वाणी उत्पादन की क्रियाविधि। तो इस वाणी उत्पादन की क्रियाविधि के अंतर्गत आज हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम का अध्ययन करेंगे। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम का अध्ययन करने से पहले एक ओवरव्यू हम लोग मैकेनिज्म ऑफ स्पीच प्रोडक्शन पर रखते हैं कि वाणी उत्पादन की क्रियाविधि किस तरह से संपन्न होती है। तो ट्रेनीज, वाणी उत्पादन प्रक्रिया से तात्पर्य भाषा ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों, स्वर तंत्रियों या घोष तंत्रियों, कोमल तालु, कठोर तालु, ओंठ और जिह्वा के कार्य से है। जिह्वा के कार्य से है। तो जो वाणी उत्पादन तंत्र की क्रियाविधि या जो घटक हैं, उसमें 5 घटक का अध्ययन हम लोग करेंगे, जिसमें पृथक घटक का संबंध ध्वनि के उच्चारण हेतु आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने वाले अंगों के कार्य से है। तो प्रथम घटक का जो संबंध है, देख रहे हैं कि उच्चारण हेतु आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने वाले अंगों के कार्य से है। इसका सीधा संबंध जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन से है, जिसे वायु प्रवाह प्रक्रिया कहा जाता है। यह कार्य मुख्यतः फेफड़ों द्वारा संपन्न होता है। तो जो वायु प्रवाह प्रक्रिया है वह फेफड़ों द्वारा संपन्न होती है। इसके अतिरिक्त कभी कभी कॉकल, ग्लोटिस और सॉफ्ट पैलेट भी यह कार्य करते हैं। ट्रेनीज, वायु प्रवाह प्रक्रिया में श्वास की दिशा भीतर से बाहर की ओर या बाहर से भीतर की ओर हो सकती है। तो वाणी उत्पादन तंत्र का जो पहला घटक है, उसका ओवरव्यू एक यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन से इसका सीधा संबंध है। वहीं पे वाणी उत्पादन प्रक्रिया का दूसरा घटक स्वनन प्रक्रिया, जिसको कि हम फोनेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं, तो इसका संबंध स्वर तंत्रियों से है। स्वर तंत्रियों या उसके कारण उत्पन्न होने वाली काकल की विभिन्न आकृतियों से है, जो भाषा ध्वनियों को विभिन्न प्रकार से
प्रभावित करती है। तो यहाँ पे ट्रेनिज हम लोग फोनेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन का एक ओवरव्यू देख रहे हैं। वहीं पे वाक उत्पादन तंत्र या वाक उत्पादन क्रिया विधि का तीसरा घटक है आर्टिकुलेटरी सिस्टम। तो इसमें हम लोग आर्टिकुलेटरी सिस्टम में भाषा ध्वनियों के उच्चारण की क्रिया विधि संपन्न होती है। इसके अंतर्गत हम लोग व्यंजन और स्वरों के उच्चारण स्थान और आर्टिकुलेशन मैनर, उच्चारण प्रयत्न आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत आर्टिकुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत करते हैं। इसी प्रकार से रेजोनेटरी सिस्टम और नियामक तंत्र रेगुलेटरी सिस्टम वाणी उत्पादन तंत्र के मुख्य घटक हैं, जो कि वाणी उत्पादन की क्रिया विधि या प्रक्रिया में सहायक होते हैं। अब हम लोग जो मैकेनिज्म ऑफ स्पीच प्रोडक्शन है उसका जो पहला घटक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर देखते हैं कि मनुष्य के श्वसन तंत्र की संरचना किन किन अंगों से मिलकर होती है। तो मनुष्य में प्रमुख श्वसनांग जो हैं वो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, तथा इसके सहायक अंग जो होते हैं नासिका, नासामार्ग, नेजल पैसेज या नेजल कैविटी, कंठ या स्वर यंत्र, लैरिंक्स और श्वास नलिका, विंड पाइप जिसको ट्रैकिया के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त मुख गुहा, ओरल कैविटी और ग्रसनी, फेरेनिक्स, डायफ्राम जिसको कि तंतुपट या और वक्षी गुहा जिसको कि थोरेसिस कैविटी के नाम से हम जानते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये सब जो अंग हैं ये मिल करके रेस्पिरेटरी सिस्टम की संरचना का कार्य करते हैं। और एक तो स्ट्रक्चर रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो संरचना है उसको एक हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि ट्रेनिज आप इस चित्र के माध्यम से मनुष्य के रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो प्रमुख आर्गन हैं या श्वसनांग हैं उसकी संरचना आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे नासिका, आपकी ये नोज़, नासामार्ग और ये आपकी नेजल कैविटी, नेजल पैसेज, कंठ, लैरिंक्स, श्वास नलिका, विंड पाइप जिसको ट्रैकिया के नाम से जानते हैं, ओरल कैविटी जिसको कि मुख गुहा के नाम से जानते हैं, ग्रसनी जो कि आपकी इस भाग पे है, ग्रसनी जिसको फेरेनिक्स, तथा डायफ्राम और डायफ्राम आपका और थोरेसिस कैविटी और आपकी ये लंग्स लेफ्ट और राइट जो कि श्वसन तंत्र की संरचना मिलकर के करते हैं। तो ट्रेनिज इस प्रकार से श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग हैं जो कि वाणी उत्पादन की क्रिया विधि में भाग लेते हैं। तो आइए एक एक करके इनके भाग को देखते हैं कि इनकी संरचना किस प्रकार से है। तो ट्रेनिज सबसे पहले हम नासिका, नोज़ और नेज़ल पैसेज या नेज़ल कैविटी को देखते हैं जो कि हमारे चेहरे पर स्थित नासिका वाय नोस्ट्रिल के द्वारा बाहर खुली होती है। इनके अंदर देखने पर एक हमें नेजल सेप्टम स्पष्ट दिखाई देता है जो कि नासिका मार्ग को दो भागों में दाएं और बाएं भागों में बांटती है।
नासिका तथा नासापट्ट का अगला भाग, जो नासिका या नासापट्ट का जो अगला भाग है वो उपास्थि या कार्टिलेज का बना होता है। वहीं पे पिछला भाग जो है वो अस्थियों से बना या बोन से बना होता है। नासा मार्ग मुख गुहा के पश्च भाग में खुलता है। इस भाग को हम ग्रसनी कहते हैं। ट्रेनीज, रेस्पिरेटरी सिस्टम में दूसरा ऑर्गन हम देखते हैं स्वर यंत्र, जिसको लैरिनिक्स के नाम से हम जानते हैं, जो कि ग्रसनी में पीछे किंतु निगल द्वार से पहले एक छिद्र होता है। यह श्वास वायु को ग्रसनी से फेफड़ों के मार्ग पर ले जाने वाला पहला छिद्र है। तो जो लैरिनिक्स है, यह जो है श्वास वायु को ग्रसनी से फेफड़ों के मार्ग पर ले जाने वाला पहला छिद्र है। मतलब ग्रसनी और फेफड़ों के बीच में यह पहला छिद्र है, जो कंठ द्वार या ग्लॉटिस कहलाता है। इसके ऊपर उपास्थि का बना एक पत्ती सदृश ढक्कन होता है। अभी हम लोग पीछे चित्र के माध्यम से जो लैरिनिक्स है उसके ऊपर दो पत्ती का बना उपास्थि ढक्कन है। इसे कंठ ढापन या एपिग्लोटिस कहते हैं, जो कि भोजन निगलते समय या कंठ द्वार को बंद कर देता है तथा शेष समय खुला रहता है। इसके अंदर, तो लैरिनिक्स के अंदर ही जो लैरिनिक्स कैविटी है या लैरिंगियल कैविटी है, उसके अंदर दो मजबूत पेशी रज्जु होते हैं, जिसको कि हम ओकल कार्ड के नाम से जानते हैं। जब हम वायु को ग्रहण करते हैं और उसको छोड़ते हैं तो इसमें कंपन होने से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो स्वर यंत्र का जो है ध्वनि उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ट्रेनीज, तीसरा भाग जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का अंग है वो श्वास नलिका, जिसको कि ट्रैकिया या विंड पाइप के नाम से हम जानते हैं। तो ट्रैकिया जो है, पीछे आप चित्र के माध्यम से देखे हैं कि जो यह 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी और 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर व्यास की नलिका होती है, जो गर्दन में सामने की ओर स्थित होती है और वक्ष में पहुंचकर यह दो छोटी नलिकाओं में बढ़ जाती है, जिसे श्वसनिया या ब्रोंकी कहते हैं। और प्रत्येक शाखा जो है अपने ओर के फेफड़ों में प्रवेश करती है। और श्वासनाल की जो दीवार है उसमें 16 से 20 तक उपास्थियाँ सी के आकार के अधूरे छल्ले होते हैं। इन छल्लों से श्वास नाल खिंचकने या चिपकने का भय नहीं रहता या चिपक नहीं पाती हैं और वायु के आने जाने में कोई बाधा नहीं पहुंचती है। तो ट्रेनीज, यहाँ पे हम लोग विंड पाइप जो कि ट्रैकिया, जिसको ट्रैकिया या श्वास नली कहते हैं, तो यह जो है 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी है तथा 1.5, यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर व्यास की नलिका होती है, जो गर्दन में सामने की ओर स्थित होती है और वक्ष में पहुंचकर, आप देख रहे हैं, वक्ष में पहुंचकर यह दो भागों में विभाजित हो रही है, जिन्हें हम श्वसनिया या ब्रोंकी कहते हैं। और प्रत्येक शाखा अपने ओर के फेफड़ों में प्रवेश करती है और ये प्रवेश कर रही है। वहाँ पे भी उपशाखाएं बन रही, जिनको ब्रोकस के नाम से हम जानते हैं। तो श्वासनाल की दीवार आप देख रहे हैं कि सी आकार में है। तो ये सी आकार जो है वो कार्टिलेज का बना हुआ है। कार्टिलेज का बना होने के कारण यह श्वास नाल जो है ये चिपकने नहीं पाती है, जिससे वायु को आने जाने में कोई बाधा नहीं पड़ती है। और इस संपूर्ण जो श्वास मार्ग है, इस पर श्लेष्मक कला होती है और जो श्लेष्मक उत्पन्न करती है, इनमें अनेक रोमाभ होते हैं जो श्लेष्मक और उसमें फंसी गंदगी को कंठ की ओर ढकेलते हैं।
तो इस तरीके से कंठ की ओर ढकेलते हैं तो या तो हम लोग उसको नेजल के माध्यम से या कंठ के माध्यम से अंदर ले लेते हैं या उसको बाहर निकाल देते हैं। तो जो कि इस तरह से जो विंड पाइप है वो साफ़ सुथरी बनी रहती है। तो नीचे आप देख रहे हैं कि संपूर्ण श्वास मार्ग की भीतरी सतह पर श्लेष्मक कला होती है जो श्लेष्मक उत्पन्न करती है। इनमें अनेक रोमाप भी होते हैं जो श्लेष्मक और उसमें फंसी गंदगी को कंठ की ओर ढकेलते रहते हैं। और ढकेलते हैं तो हम लोग खखार के माध्यम जिसको बोलते हैं कि शुद्ध हिंदी अपने हम लोग प्रयोग करते हैं, खखार के माध्यम से उसको बाहर निकाल देते हैं या जो है अंदर ले लेते हैं। तो हमारी जो विंड पाइप है वो साफ़ रहती है और जो सी आकार की उपास्थियाँ हैं वो ट्रैकिया को चिपकने नहीं देती हैं और वायु को आने जाने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती है। चौथा महत्वपूर्ण रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो आर्गन है वह है फेफड़ा या फुफ्फुस, जिसको हम लंग्स के नाम से जानते हैं। तो हमारे श्वसनांग में एक जोड़ी फेफड़े हमारे मुख्य श्वसनांग हैं। ये वक्ष गुहा, जिसको कि हम थोरेसिस कैविटी कहते हैं, में हृदय के पार्श्व में स्थित गहरे कत्थई स्लेटी रंग के अत्यंत कोमल तथा लचीले अंग होते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं कि एक जोड़ी जो है हमारे पास यहाँ पे, और ये फेफड़ा है। यह वक्ष गुहा में आकर कर जो है हृदय के पार्श्व में स्थित है, जो कि गहरे कत्थई स्लेटी रंग के अत्यंत कोमल तथा लचीले अंग हैं। और प्रत्येक फेफड़े चारों ओर दोहरी झिल्ली से बनी एक गुहा के माध्यम से घिरे होते हैं, जिसको कि हम फुफ्फुस गुहा के नाम से हम जानते हैं। और फुफ्फुस गुहा में एक लसदार तरल पदार्थ भरा होता है जो गुहा तथा फेफड़ों की सुरक्षा करता है। फुफ्फुस गुहा में एक लसदार तरल पदार्थ भरा रहता है जो गुहा तथा फेफड़ों की सुरक्षा करते हैं। और वक्ष गुहा में इन दोनों फेफड़ों और उनकी गुहाओं के बीच केवल सकरा स्थान बना रहता है, जिसमें श्वासनाल, श्वसनिया, ग्रासनली आदि अंग व्यवस्थित रहते हैं। और दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है और फेफड़ों की भीतरी संरचना मधुमक्खी के छत्ते की तरह स्पंजी एवं असंख्य वायु कोषों से मिलकर के बनी होती है। तो एक चित्र के माध्यम से हम फिर देखने का प्रयास करेंगे। इस चित्र के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े की अपेक्षा कुछ बड़ा है और जिसमें जो है मधुमक्खी की एक छत्ते की तरह एक संरचना हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इसमें असंख्य वायु कोष जो कि आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, इसमें असंख्य वायु कोष होते हैं जो कि इसमें जो है वायु भरे होते हैं। तो इसमें असंख्य वायु भरे होने की वजह से ही इसको जो है हम असंख्य वायु कोषों में बटी रहती है। और प्रत्येक श्वसनी जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रत्येक श्वसनी जो श्वास नलिका के दो भागों में बटने से बनती है। तो जो ये ब्रोंकी है ये श्वास नलिका को दो भागों में बटने से बनती है और फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है। वहाँ पर प्रवेश कर अनेक शाखाओं से उपशाखाओं में बढ़ जाती है, जिसको कि हम ब्रोंकस कहते हैं। और अत्यंत महीन उपशाखाएं जो अंतिम रूप से बनती हैं, तो अंतिम रूप से जो
महीन उपशाखाएं बनती हैं उसको हम एलोअर डक्ट्स या कूपिका नलिकाएं कहते हैं। और प्रत्येक वायुकोश का संबंध जो है वो रुधिर केशिकाओं या ब्लड कैपिलरीज से होता है, जो सल्की एपिथीलियम की बनी होती है। तो असंख्य वायुकोशों के बीच ये रुधिर कोशिकाएं हैं जो कि सल्की एपिथीलियम की बनी होती हैं। और इन कोशिकाओं या इन केशिकाओं में शरीर का ऑक्सीजन रहित इन कोशिकाओं में शरीर का ऑक्सीजन रहित रुधिर आता है और इसमें CO2 की मात्रा अधिक होती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड वायुकोश की वायु में विसरित हो जाती है। वायुकोश में विसरित हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और जब हम एक्सपिरेशन करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुकोश से या तो फिर लंग्स में से बाहर निकलती है। तो वायुकोशों में बटी होने की वजह से प्रत्येक श्वसनी जो श्वास नलिका के दो भागों में बंटने से बनती है, फेफड़े के अंदर प्रवेश कर अनेक उपशाखाओं में बढ़ जाती है और अत्यंत महीन उपशाखाएं जो अंतिम रूप से बनती हैं उसे कूपिका नलिकाएं या एलोअर डक्ट्स के नाम से हम जानते हैं। और प्रत्येक वायुकोश का संबंध रुधिर केशिकाओं ब्लड कैपिलरीज से होता है जो सल्की एपिथीलियम की बनी होती हैं। इन केशिकाओं में शरीर का ऑक्सीजन रहित रुधिर आता है तथा इसमें CO2 की मात्रा अधिक होती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड वायुकोश की वायु में विसरित हो जाती है और विसरित हो जाने के पश्चात वायुकोश की वायु से ऑक्सीजन रुधिर केशिकाओं के रुधिर में विसरित हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है लंग्स जो है रेस्पिरेशन सिस्टम के माध्यम से रुधिर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसको बाहर निकालती है और हमारे रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है और ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन की मात्रा इसी वजह से आती है जो कि हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ट्रेनिज यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लंग्स है उसकी सामर्थ्य कितनी होती है। यहाँ पे लंग के सामर्थ्य का मतलब कि जो फेफड़े हैं उसमें वायु कितनी भरी होती है। तो फेफड़े कभी खाली नहीं रहते, इनमें लगभग 2.5 लीटर वायु सदैव भरी रहती है और इस वायु को कार्यात्मक अवशेष वायु कहते हैं, जिसमें हम सदैव भरी रहती है तो इसको हम कार्यात्मक अवशेष अन्य क्रियाओं के लिए ये बची होती हैं। और सामान्यतः प्रत्येक सांस में हम लगभग 0.5 लीटर वायु फेफड़ों में भरते व निकालते हैं। इसे हम प्रवाही वायु कहते हैं और जब हम लंबी सांस लेकर हम प्रवाही वायु को 3.5 लीटर कर सकते हैं, अर्थात सामान्य से 3 लीटर बढ़ा सकते हैं। यह हमारी और प्रश्वसन सामर्थ्य कहलाती है। तो जब हम उसकी क्षमता को 3 लीटर अधिक करते हैं तो यह हमारी प्रश्वसन सामर्थ्य है। और प्रश्वसन सामर्थ्य तथा कार्यात्मक अवशेष वायु मिलकर लगभग 6 लीटर हो जाती है। जब यही 6 लीटर हो जाती है तो यही जो है फेफड़ों की मूल सामर्थ्य कहलाती है। ट्रेनिज, अब यहाँ पे हम लोग फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके पहले अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा। अब फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम का अध्ययन करेंगे। तो श्वसन तंत्र के कार्य क्या हैं। तो श्वसन प्रक्रिया में श्वास लेने तथा श्वास छोड़ने की प्रक्रिया होती है और श्वसन प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। पहली क्रिया जिससे वायु फेफड़ों में भरती है उसको हम अंतःश्वसन या इंस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। वहीं पे दूसरी क्रिया जिसके द्वारा वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है उसको हम निःश्वसन एक्सपिरेशन के नाम से जानते हैं।
तो ट्रेनीज अंतर श्वसन के बारे में देखते हैं कि इंस्पिरेशन क्या है। तो वक्ष गुहा के अधर तल पर स्थित, तो वक्ष गुहा के अधर तल पर स्थित डायाफ्राम जो तंतुतंत्र है विश्राम अवस्था में गुंबद के समान होता है, किंतु जब रेडियल पेशियां सिकुड़ती हैं, जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, वो जब सिकुड़ती हैं तो डायफ्राम जो है वो गुंबद की तरह न रहकर चपटा हो जाता है, गुंबद की तरह न रहकर चपटा हो जाता है, और इसके चपटे हो जाने से वक्षी गुहा का आयतन बढ़ जाता है, और इसी समय बाह्य तथा अंतरापरसुक पेशियाँ, जिसको कि हम इंटरकोस्टल मसल्स के नाम से जानते हैं, जो डायफ्राम और पसलियों के बीच में स्थित होती है। तो जो इंटरकोस्टल पेशियाँ हैं वो डायफ्राम और पसलियों के बीच में स्थित होती हैं, और ये जब अंतरापरसुक पेशियाँ सिकुड़ती हैं तो पसलियाँ जो है आगे या पीछे खिसकती रहती हैं। तो खिसकने से वक्षी गुहा का आयतन पार्श्व दिशा में तथा कुछ नीचे की ओर बढ़ जाता है। इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि ट्रेनीज अभी आप लोगों ने देखा कि गुंबद की तरह न होकर चपटी हो जाती है। तो जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो हमारे लंग्स में वायु भरती है, तो ये गुंबद के आकार की न हो करके इसका आकार चपटा होता है। जैसा हम देख रहे हैं कि ये हमारा मूल डायफ्राम है, और जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो इसमें वायु भरती है, तो ये हम देख रहे हैं इस डायफ्राम जो है वो बढ़ रहा है, दोनों तरफ दोनों लंग्स में डायफ्राम बढ़ रहा है, और इसके बीच जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो जो है सिकुड़ते हैं, तो उसके खिसकने से वक्षी गुहा का आयतन पार्श्व दिशा की ओर तथा कुछ नीचे की ओर बढ़ जाता है। तो ट्रेनीज ये डायफ्राम जो इंस्पिरेशन के माध्यम से लंग्स या डायफ्राम है जो वो देखिए बढ़ रहा है, ऊपर और नीचे खिसक रहा है। एक और चित्र के माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से डायफ्राम, ये हमारा डायफ्राम है और ये हमारी जो है बाह्य अंतरापरसुक पेशियाँ, और ये हमारी अंतरापरसुक पेशियाँ। इसका अध्ययन हम लोग अगले लेक्चर्स में जब हम लोग रेगुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस प्रकार से इनको नियंत्रित करता है, तो उसमें हम इनका अध्ययन करेंगे। तो अभी हम सिर्फ श्वसन तंत्र में जो डायफ्राम है उसका कार्य क्या है, लंग्स का कार्य क्या है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोग अभी इसी पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो वक्षी गुहा और ये आपकी पसलियाँ हैं, और आपका ये भाग कई टुकड़ों में बटा है, ये स्टर्नम है। तो वक्षी गुहा का आयतन पार्श्व दिशा में और कुछ नीचे की ओर बढ़ जाता है। इस प्रकार पसलियाँ और स्टर्नम और वक्षी गुहा के आयतन को बढ़ाते हैं और वो फूल जाते हैं। जब फूल जाते हैं तो फेफड़ों के फूलने के कारण फेफड़ों के अंदर वायु का दबाव कम हो जाता है, और दबाव एक सा रखने के लिए वातावरण से वायु फेफड़ों में स्वतः आती है। पसलियों के खिसकने या आगे पीछे होने से वक्षी गुहा का आयतन पार्श्व दिशा में तथा कुछ नीचे की ओर बढ़ जाता है। इस प्रकार पसलियाँ, स्टर्नम तथा डायफ्राम सभी वक्षी गुहा के आयतन को बढ़ाते हैं और वे फूल जाते हैं,
और फेफड़ों के फूलने के कारण फेफड़ों के अंदर वायु का दबाव कम हो जाता है और दबाव एक सा रखने के लिए वातावरण से वायु फेफड़ों में स्वतः पहुंचती है। जब स्वतः पहुंचती है तो इसी क्रिया को हम इंस्पिरेशन या अंतःश्वसन की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। ट्रेनिज, अब हम लोग देखेंगे कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका फंक्शन हम लोगों ने देखा इंस्पिरेशन, अब एक्सपिरेशन, जिसको कि हम निःश्वसन के नाम से जानते हैं। तो सामान्य दशाओं में तो निःश्वसन बिना किसी पेशी संकुचन के ही होता है। जब हम लोग नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं तो जो उसमें एक्सहेल होता है और इनहेल होता है, या जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो बिना किसी पेशी संकुचन के होता है। लेकिन जब हम लोग कोई क्रियाकलाप करते हैं या बात करते हैं तो हम खुद अनुभव कर सकते हैं अपने पसलियों पे, अपने डायफ्राम के पास हाथ रख कर के किस प्रकार से पेशी संकुचन हो रहा है, फूल रहा है, पचक रहा है। तो ये सब जो है हम अपने डायफ्राम के ऊपर हाथ रख कर के इसका अनुभव खुद कर सकते हैं। तो जब हम कोई काम नहीं करते हैं तो यह संकुचन नहीं अन्ना के बराबर होता है, और जो है जिसको कि हम और जिससे वक्षी गुहा का आयतन कम होता है। और इस प्रकार की जो श्वसन की निःश्वसन होता है तो उसको हम निष्क्रिय निःश्वसन कहते हैं। तो डायफ्राम में शिथिलन से ही पसलियाँ, स्टर्नम और तथा डायफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में लौट आते हैं, जिससे वक्षी गुहा का आयतन कम हो जाने से फेफड़ों का आयतन कम हो जाता है और फेफड़ों की वायु बाहर निकल जाती है। इस प्रकार के निःश्वसन को निष्क्रिय निःश्वसन कहते हैं। निष्क्रिय निःश्वसन कहते हैं। वहीं पे मनुष्य जब दौड़ता है या परिश्रम करता है तो मनुष्य जब दौड़ता है, परिश्रम करता है तो उसकी पेशियां जो है वो गुंबद की तरह जो निष्क्रिय श्वसन के विपरीत मनुष्य जब परिश्रम करता है या दौड़ता है तो जहाँ पे मनुष्य जब निष्क्रिय निःश्वसन के विपरीत मनुष्य जब परिश्रम करता है या दौड़ता है अथवा लंबी सांस भरता है तो अंतःश्वसन की गति बढ़ जाती है। इस समय सक्रिय निःश्वसन होता है। तो हम खुद अनुभव कर सकते हैं जब हम लोग बात करते हैं तो किस प्रकार से हमारे डायफ्राम की जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो किस प्रकार से संकुचित होती हैं और वक्षी गुहा का आयतन किस प्रकार से कम और ज़्यादा होता रहता है। तो सक्रिय निःश्वसन के अंतर्गत अंतरापरसुक पेशियों के सिकुड़ने से पसलियाँ पीछे तथा स्टर्नम के ऊपर की ओर खिसक कर अपनी पूर्व दशा में आ जाती हैं और इस दशा में वक्षी गुहा का आयतन कम होकर उतना ही रह जाता है जितना कि अंतःश्वसन से पहले। तो जब हम इनहेल करने के पहले जो हमारी स्थिति होती है वैसे ही हमारे जो पूर्व दिशा में अपनी अंतरापरसुक पेशियों या जो वक्षी गुहा है वो फिर से अपने उसी शेप में आ जाती है। इस प्रकार डायफ्राम और पसलियों के सामूहिक प्रयास से वक्षी गुहा का आयतन घट जाता है और फेफड़ों पर दबाव पड़ता है तथा वायु बाहर निकल जाती है। जब वायु बाहर निकलती है तो ओरल कैविटी, नेजल कैविटी और हमारा स्वर यंत्र के माध्यम से ध्वनि उत्पादन होता है। तो वायु के बाहर निकलते समय ही जो है ध्वनि उत्पादन की क्रिया विधि होती है। तो ध्वनि की क्रिया विधि होती है। तो ट्रेनिज, आशा है कि आप लोगों को मैकेनिज्म ऑफ स्पीच प्रोडक्शन, वाणी उत्पादन की क्रिया विधि में श्वसन तंत्र की संरचना और उसके कार्य का जो भी योगदान वो समझ में आया होगा। और इस लेक्चर को एक बार 2 बार ध्यान से अध्ययन करने के पश्चात मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न दे रहा हूं अभ्यास हेतु, जो कि आप प्रश्न को लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप पर, विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर
ट्रेनिंग सेंटर के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हैं, जिससे कि हम लोगों को फीडबैक मिल सके। तो ट्रेनिंग्स यहाँ पे पहला प्रश्न जो है वो, वाणी उत्पादन तंत्र में फेफड़ों का क्या योगदान है। अभी इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने फेफड़ों लंग्स के फंक्शन को देखा और वहीं पे वाणी उत्पादन तंत्र की भी भूमिका का अध्ययन किया। तो दूसरा प्रश्न, वाणी उत्पादन तंत्र में श्वसन तंत्र की भूमिका का सचित्र वर्णन कीजिए। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर लिखने के पश्चात आप लोग ट्रेनिंग सेंटर के टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिएगा, जिससे हम लोगों को फीडबैक मिले, ताकि हम लोग और उत्साहपूर्वक कार्य कर सकें। धन्यवाद।